नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द मेरठ पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं एक अत्यंत सम्मानित एवं विद्वान मुफ्ती जावेद आलम कादरी साहब, जो ताल्लुक रखते हैं मदरसा इमदादुल इस्लाम सदर बाजार से। मुफ्ती साहब एक अनुभवी इस्लामी विद्वान, आध्यात्मिक मार्गदर्शक तथा समुदाय के नेक व्यक्ति हैं। इन्होंने कई वर्षों से एक मस्जिद में इमामत की सेवाएं प्रदान करी है और कुरान, हदीस तथा इस्लामिक अध्ययन में गहरा ज्ञान रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर मुफ्ती जावेद आलम कादरी के साथ केवल द मेरठ पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है मुफ्ती जी आपका हमारे चैनल द मेरठ पॉडकास्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल ने मुझे याद किया। मैं इसका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। ऊपर वाले से दुआ है कि इस चैनल को खूब ऊपर वाला तरक्कियों से नवाज दे। अपने बारे में बताइए कि आपकी इमामत का सफर कैसे शुरू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम इमामत पेशवा के आते हैं, रहनुमा के आते हैं, और इमाम के लिए, इमामत के लिए शराइत जो है 16 शराइत है। उनमें से सबसे बेहतर शराइत है जिसकी आवाज अच्छी हो, कुरान बेहतर पढ़ता हो, खूबसूरत हो, लिबास बढ़िया पहनता हो, तकवे का हो, परहेजगारी हो, नेक सीरत हो, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में हो। ये उसमें इमामत की खूबी होनी चाहिए। तो उसी शख्स को नमाज पढ़ानी चाहिए। मैंने ये सोचा कि जब मैं देवबंद से फारिग हुआ तो मेरी ख्वाहिश थी कि 5 वक्त की जो नमाज है वो जमात से कैसे मिल सकती है और मुझे क्या सूरत है कि मैं उसको इख्तियार करूं और जमात से मुझे मिल जाए। तो मैंने इसके लिए मस्जिद रामनाथ लड्डू वाले के पास एक मस्जिद है, मस्जिद घोसियान, वहाँ लगभग मैं 25 साल से इमामत कर रहा हूँ और 5 वक्त की नमाज जमात से मैं पढ़ता हूँ। और उसके बाद वीकली जो जुमा के दिन है मैं उसमें लोगों को संदेश देता हूँ कि आपस में मोहब्बत भाईचारे से रहने की कोशिश करें, और हमेशा से कोशिश रही है और आगे भी रखने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैंने इमामत की सोची कि मैं 5 वक्त नमाज जमात से पढ़ सकूँ। आपको मस्जिद सेवा की प्रेरणा कहाँ से? ये दरअसल हमारे वालिदैन तो कपड़े के कारोबार थे, हाजी लोग थे। मेरे माँ बाप सब दीनी मजहब से ताल्लुक रखते थे। मेरे भाई खुद एक कपड़े का व्यापारी है, एक डॉक्टर है। लेकिन मैंने सोचा कि अपना मजहबी जो इस्लामी मजहब है मैं उसको चुनूं। तो ये घरेलू से घर से ही मुझे ये परिणाम मुझे मिला है। मैं इसको चाह के विरासत में मिली है। और मेरे भाई अहमदाबाद में रहते हैं, वो भी हाफिज कुरान है। तो मैंने भी चाहा कि मैं उसी तर्ज पर मैं घर से मुझे ही मिला है। मेरा अगला सवाल है आपसे कि एक मुफ्ती के रूप में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? मुफ्ती का मीन्स ये होता है कि फतवा देना, किसी मसाइल को लोगों के अंदर जो समझ नहीं पा रहे हैं उसको सही राह देख करके एक मुफ्ती जो है उसको बताता है ताकि लोग सही ढंग से सही रास्ते पे चल सके। और जिस मजहब में हम रहते हैं उसका मजहब का यही रास्ता है। मुफ्ती मीन्स कोर्स होता है, इसके पढ़ने से मुफ्ती होता है। इस्लाम मजहब ने सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें रहना कैसे है, बैठना कैसे, खाना कैसे है, पीना किसी तरह है। ये सारे मसाइल सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बतला दिया है। मुफ्ती का मतलब यह है कि जो मसाइल है उसको चाहिए कि लोग उसको फॉलो करें और करना चाहिए, और करते करते मौत भी उसी पे आनी चाहिए। मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके जीवन में कौन सी सबसे बड़ी हस्ती जो आपकी प्रेरणा का स्रोत है? मेरी सबसे बड़ी हस्ती थे, इसी मदरसे में थे, जो 4 वेदों के विद्वान थे, मौलाना शाहीन जमाली चतुर्वेदी, जो यहाँ के प्रिंसिपल थे हमारे मदरसा इमदादुल इस्लाम के। ये सबसे मेरे लिए सबसे बहुत बड़े रहे। उन्हीं के मैं पहले में बैठकर मैंने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ना सीखा है। दूसरे हस्ती थे सहारनपुर में शेखुल हदीस, जो हिंदुस्तान में बल्कि एशिया में कहूँ कि हदीस से बढ़कर आज तक मेरे नजर में आज तक कोई मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ। ये दोनों मेरे लिए बहुत अहम चीज है। इन्हीं को देखकर मैंने उठना बैठना, पढ़ना पढ़ाना सीखा है। कोशिश करता हूँ आगे भी उसी राह पे चलता रहूं। मेरठ में भाईचारा बढ़ाने के लिए आपकी क्या राय है? मेरठ एक ऐसा शहर है जहाँ मैं चाहता हूँ कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहे और रहना चाहिए। यही गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ हर किस्म के फूल खिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब सब फूल खिले तो उसमें भाईचारगी मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और जिसकी मिसाल मेरा मदरसा इमदादुल इस्लाम है, जो आपके लोगों के बीच में मेरे यहाँ 150-250 बच्चे रहते हैं, आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है। ये उसकी एक मिसाल है आपके सामने। और उस मस्जिद के पास में मंदिर भी है और सारा जी और बाजार वाले हमारे इस मदरसे के बच्चों को ख्याल रखते हैं। जी मेरठ में मुस्लिम महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मेरठ में एक मुस्लिम महिला है, मेरे ख्याल से शायद परवेज शाहीन या शाहीन परवेज, एक एनजीओ चलाती हैं। वो बेहतर चला रही हैं और मैं उम्मीद आशा करता हूँ कि वो बेहतर आगे की भी चलाएं, बेहतर उसके रिजल्ट है। तो मुस्लिम समाज में जो महिला है, जैसे आपने एक नाम बताया, ऐसे मुस्लिम समाज में जो महिलाओं को जो एक तवज्जो मिलनी चाहिए, जो हमारी नजर में वो तवज्जो या वो पढ़ाई के लिए वो जोर नहीं दिया जाता। बेसिकली ऐसा है कि मुस्लिम समाज में जो तालीम है हमारे यहाँ पर्दों के साथ है और मॉडर्न तहजीब ने इन लड़कियों को आवारगी की तरफ लाया है। हमारी तकरीर सोफिया में हुई थी 20 साल पहले।
तो मैंने वहां तकरीर करी थी कि जिस तालीम को आपने सिखाया है, सिखलाया, इस तालीम ने मॉडर्न कल्चर को इख्तियार किया है। इस्लाम मजहब ने सिखाया कि तालीम सीखो लेकिन हया के साथ रहो, पर्दे के साथ रहो। हमारी ख्वाहिश यही रही है कि हमारी माँ बहनें भी पढ़े, हया के साथ रहे। उसके नजर में यही तालीम बेहतर है जो इस्लामी शरीयत में हो। खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को सबसे पहले कहा कि तुम फला जाके, एक यहूदी औरत है उनसे जाके तुम सीखो, तो फरमाया सबसे पहले कलम लो। तो इस्लाम मजहब ने सिखाया है अपनी औरतों को भी कि पढ़ना लिखना सिखाया है। ये हमारी तरफ से होना चाहिए और मुस्लिम समाज की औरतें भी माशाल्लाह पढ़ना चाहिए इनको। मेरठ से जुड़ा कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आपको हमेशा याद रहता हो या आपके? मेरठ में यादगार लम्हा तो सभी कुछ है, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक बुखारी शरीफ साल में एक मरतबा हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें 30 बच्चे 40 बच्चे फारिग होकर निकलते हैं जी। हर साल होता है, हमारे होता है जी। और बाजार के लोग सब साथ देते हैं उसमें। जैसे फेयरवेल होता है बच्चे जी, फेयरवेल होता है। तो ये यादगार है हमारे लिए जी। तो ये मैं इसको चाहता हूँ कि हर साल हमारी जिंदगी जब तक रहे, मदरसा वाले जब तक रहे, ये कायम रहना चाहिए। इस्लाम में आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन का कितना महत्व? देखिए, इस्लाम ने किसी तालीम को मना नहीं किया है जी। आधुनिक जितनी भी हो, जदीद साइंस हो या जदीद ताल्लुकात हो, आप सीखें, खूब सीखें। और आज हमारे बच्चे नेवी में काम कर रहे हैं, इसी मदरसे को पढ़े लिखे हैं जो बाहर मुल्कों में जदीद ताल्लुकात, जदीद टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन होना चाहिए। घर में नमाज पढ़ने में और मस्जिद में नमाज पढ़ने में क्या अंतर? देखिए, घर में और मस्जिद में, घर में तन्हा नमाज पढ़ता आदमी और उसी नमाज को मस्जिद में पढ़ता है तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज आप मस्जिद में पढ़ते हैं तो 27 गुना सवाब अल्लाह ऊपर वाला अता फरमा देता है। फिर उसके बाद मस्जिद में जाने के बाद हमारे यहाँ चाहे अमीर हो या गरीब हो या फकीर हो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हमारे यहाँ सबके सामने सर, ऊपर वाला के सामने सर झुकाता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, एक ही रास्ता है जाने के भी और आने के भी। एक ही मुसल्ले पर एक ही सफ में हम लोग नमाज पढ़ते हैं। हमारे यहाँ कोई गरीब का या अमीर का भेदभाव नहीं होता है। इसलिए आपस में वहाँ जब मस्जिद में जाकर हम नमाज पढ़ते, एक दूसरे से मुलाकात, खैरियत मालूम करना, नमाज पढ़ने के बाद कुछ उसको बताना, ये सिर्फ इस्लाम मजहब ने एक दिया है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा इस पर कायम रहना चाहिए। ये चीज मैंने भी नोटिस करी है कि जो इस्लाम धर्म में जो एक आपने बताया कि मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ऐसे ही सेम इसमें भी होता है। सिख धर्म में भी यही है कि गुरुद्वारे में जाने के बाद वहाँ पे कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होता जी। तो ये बहुत अच्छा पैगाम है या बहुत अच्छा संदेश है लोगों के लिए कि मस्जिद में जाने के बाद हर आदमी एक ही उसमें है, कद पर है जी, कोई बड़ा या छोटा नहीं है जी जी। कुरान की कौन सी आयत आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है? देखिए, कुरान शरीफ ये व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का कलाम नहीं है, ये ऊपर वाला का कलाम है। इसलिए जितनी चीजें हैं मैं समझता हूँ कि सब कुछ मेरे लिए, सब जितनी आयत है सब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ जी। एक किसी से मैं नहीं करता हूँ, सबसे मैं करता हूँ। और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं सबसे जितनी आयत है मैं पढ़ता रहूँ और उसका बेहतर से बेहतर हमें ऊपर वाला अजर अता फरमाए। मौजूदा दौर में इस्लामी विद्वानों का क्या जिम्मेदारी? मौजूदा दौर में विद्वानों की जिम्मेदारी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे खातून नबीन हैं, उन्हीं के जो बताए हुए रास्ते हैं, जो तौर तरीके हैं, हमारे मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं यही करते हैं कि उन्हीं के बातों को उम्मत तक, पब्लिक तक पहुंचाने का काम करते हैं और करते रहेंगे। खुद उनका कोई कलाम नहीं होता है, ये सारे कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही होते हैं। क्या मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा की जो स्थिति है वो संतोषजनक है? जाहिर सी बात है, एक तो कुछ उसके माली हालात होते हैं और कुछ होते भी हैं, तो कुछ हालात इस तरह हो गए हैं कि मुस्लिम बच्चों में आधुनिक सिलसिले में कम है जी जी जी, जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। कुछ माली हालात के समझे या कुछ हालात के वजह से वो पीछे हो जाते हैं जी। मेरी आशा करता हूँ मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी, माँ बहनों से भी, इनको तालीम की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। सदका और ज़कात का क्या महत्व? ज़कात बेसिकली दरअसल जो साल भर हमने कमाया है, जो हमारी जो सैलरी होती है जी, उसमें से सैकड़ा में 2.5% हमें साल में हमें निकालना ही पड़ेगा जी। जो जितने भी मुसलमान ऊपर वाला ने उसको माल दिया है जी, 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी जिस शख्स के पास है जी, उसको हर शख्स के ऊपर उसमें से 2.5% उसको निकालना ही निकालना है। ये ज़कात है, ये उम्मत पर फर्ज है। सदका मीन्स ये होता है कि हम ऊपर वाला ने हमें कोई तकलीफ दे दी, हम ये चाहते हैं कि उस तकलीफ को दूर हो जाए, तो महीने में, हफ्ते में, जब भी आप चाहें गरीब को, मोहताज को हेल्प करना चाहिए, ये करना चाहिए, करते रहना चाहिए।
इससे ऊपर वाला 10 तरह की बहुत सारी बीमारियों को ऊपर वाला दूर कर देता है। आप मेरठ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मेरठ के युवा को मैं चाहता हूँ कि ये लोग आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत कायम रखना चाहिए। आने वाले ये लोग बहुत मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर से कर सकते हैं। जी जी, मेरठ का जो विकास है वो मिलकर ही होगा। मेरठ का विकास देख, युवा तो है खैर ही है जी, आपस में प्यार मोहब्बत से जब ये चलेंगे तो ऊपर वाला कामयाब करेगा। जी, बिखराव सूरत में कामयाबी नहीं मिलेगी। मिलकर रहेंगे तो अच्छा चलेंगे। जी जी। आपकी नजर में आदर्श मुस्लिम कौन है? हमारे लिए आदर्श मुस्लिम कोई नहीं है, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हमारे नबी है, खातमुन नबीन है। जी, उसी के जो बताए रास्ते हैं उसी पे सभी चलते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारा मेन सेगमेंट रैपिड फायर राउंड, जहाँ सवाल चलेंगे गोलियों की तरह और जवाब आएंगे बिजली की तरह। तो तैयार है मुफ्ती साहब? बिल्कुल तैयार है। सुबह की चाय या कॉफी? मैं तो न चाय लेता हूँ न कॉफी लेता हूँ, पानी लेता हूँ। ठीक है। और बेहतर यही है कि खाली पेट कुछ लेना नहीं चाहिए पानी के अलावा, क्योंकि चाय और कॉफी सब नुकसानदेह चीजें हैं, बचना चाहिए। मशहूर इस्लामी विद्वान? मशहूर इस्लामिक विद्वान जो है हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, मुफ्ती सईद साहब थे, शेख यूनुस साहब थे, मौलाना शाहीन जमाली साहब थे रहमतुल्लाह अलैह। ये सब हमारे लिए विद्वान थे। जी जी। अगर आप मुफ्ती ना होते तो क्या होता? मुफ्ती ना होते तो जाहिर सी बात है हम उम्मत में यही काम जो मुफ्ती का है वो व्यक्तिगत आलिम का भी वही काम है कि उम्मत को सही रास्ते पे चलाना, बताना, झूठ फरेब से लोगों को बचा करके सही रास्ते पे चलाना, आपस के ताल्लुकात मजबूत रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। ये हमारे लिए सबसे बेहतर तरीका यही है। अगर मुफ्ती ना होते तो भी हमारे लिए यही सिखाता है कि हम आलिम भी वही सिखाता है कि हमें ढंग से रहना है। आपका दिन किस वक्त सबसे सुकून भरा होता है? देखिए, ऊपर वाले ने जब सुबह हमें उठाया, इससे बढ़कर हमारे लिए की जिंदगी में और क्या बेहतर बात हो सकती है। तो सबसे बेहतर बात यही कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, यही हमारे लिए सुकून का जरिया है। आपकी मशहूर सूरह है कौन सी? कुरान की मशहूर सूरत हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली हम सूरह कहफ जो है जुमा के दिन हम पढ़ते हैं। और हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ को जुमा के दिन पढ़ता है, 1 हफ्ते तक ऊपर वाला उसके गुनाहों से, मुसीबतों से ऊपर वाला बचाता है। ऐसे रोजाना हमारा मामूल होता है कुरान को आधा पारा 1 पाव पढ़ने का मामूल रहता है। जो हमारे 30 पारे हैं उसमें से कोशिश करता हूँ कि रोजाना पढ़ो उसको। इस्लाम का सबसे खूबसूरत पहलू क्या है? किसी से प्यार मोहब्बत से हंस के बात करना, मुस्कुरा के बात करना। जब मिलो ऐसा मिलो जैसे कि बहुत पुराना तुम्हारा ताल्लुक है। आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? हमारा खाली समय में लिखना पढ़ना होता है, लिखने पढ़ने काम करता हूँ। ये हमारी कोशिश रहती है कि मैं लिखता रहूँ, पढ़ता रहूँ, ऊपर वाला को याद करता रहूँ। जी। जीवन का सबसे यादगार पल? ऊपर वाले ने जो हमें जिंदगी दी है ये सब यादगार ही पहलू है, लेकिन इस जिंदगी में इतनी उम्र में मैंने हज करने गया, उम्रा करने गया, ये मेरे लिए सबसे यादगार पहलू है। मेरठ की मशहूर जगह? मेरठ की मशहूर जगह घंटाघर है, कंपनी बाग है, हमारा शिव चौक है। मेरठ के मशहूर व्यक्ति? मेरठ के मशहूर व्यक्ति हमारे लिए मौलाना शाहीन जमाली अलैहि रहमत है, जो 4 वेदों के विद्वान थे वो, जिनकी बहुत सारी किताबें आ चुकी है हिंदी में, अंग्रेजी में। ये मेरे लिए सबसे विद्वान थे। मेरठ का मशहूर खाना? मेरठ का मशहूर खाना देखिए सब कुछ ऐसे तो सब शहरों में है, हमारे लिए तो दाल रोटी सबसे ज्यादा बेहतर है। और मेरठ का मशहूर ऐसे लोगों में मशहूर है कि हलीम बिरयानी है। जी 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 जी। हमारे सदर बाजार में छोले भटूरे हैं। जी। आपने हमारे सभी सवालों को बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको भी हमारी बातचीत उतनी ही पसंद आई होगी जितनी की हमें। कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में अपने नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।